डू यू वांट टू प्लान योर नेक्स्ट 2 वीक्स? तो कुछ बच्चों ने कहा है यस, कुछ बच्चों ने कहा है नो। एक तो हरीशी है जिसने नो कहा है पंगे लेने के लिए, बाकी तुम हो तो पागल ही। कोई बात नहीं, हम मेजोरिटी के साथ जाएंगे, ठीक है? और अगर मेजोरिटी भी गलत कहती तब भी मैं बताती। मैम मेजॉरिटी किसमें, यस या नो है? यस में, डेफिनेटली यस में। तो दूसरा नो इसका था। नो मैम, मैंने यस दिखा था। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है सबको? मेरा योयो मैम। तेरा था नो? क्यों, तुझे क्या हुआ? एग्जाम चल रहे अभी तो, अच्छा, कब तक है तेरे? फिर रेस्ट होगा उसके बाद। फिर उसके बाद शेर कुछ नहीं करेगा, शेर बस आराम करेगा, है? मैम आप भी मीम देखते हो? हैं? आप भी देखते हो मीम्स? देखते ही है। शेर चला है अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए, शेर अब कोई क्लास नहीं लेगा। तो बताती रहो तुझे कि मैम आज 18 है ना? जी मैम एक बात बोलनी थी। हाँ बोल बेटा। मैम जैसे अगर आप 2 वीक्स के बदले 1 वीक करवा के कर दो तो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा 1 वीक का एक साथ? 1 वीक का कराना है, लेकिन अब दिसंबर एंड हो रहा है ना, तो बीच में आपको हॉलीडे पड़ जाएगा ना यहाँ पे, यस इसलिए मैं। मैम, एक्चुअली मेरा फिर टेस्ट है ना जेई का फिर अभी। हाँ तो तू मत फॉलो कर अभी, तो तू जेई पे फोकस करना, तेरा तो पेपर आ गया बेटा। यस मैम। हाँ हाँ, तो वहाँ फोकस कर। फोकस मत वेस्ट कर, अपना अपना पॉइंट क्लियर है ना, वो क्लियर है, ठीक है? जो नीट का भी प्रिपेयर करे वो इस पे फोकस कर लेंगे, तो जनवरी से आ जाइयो। राइट, कब है तेरा? 7 यस को है ना? 7 जन को मैम, आएगा। अभी आई थिंक डेट नहीं आई है, 24th के बाद ही होता है। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, उस पर फोकस कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि आज है 18, ठीक है? 18 to 23 तक हमारी क्लासेस होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीक अब कोई भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी। तो सुबह अगर मुझे किसी ने 5:45 पे फोन करके ये बोला कि मैम क्लास का लिंक नहीं है, मैं तुमको बताऊंगी अच्छे से, मुझे कोई फोन मत करना, क्योंकि क्लास नहीं होगी। मैं बता रही हूँ, मैसेज भी कर चुकी हूँ। ठीक है, वो कोई मुझे तंग करने के लिए फोन नहीं करेगा। और जो 8:30 से 9:30 क्लास होती है इस वीक, वो भी नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के प्री बोर्ड्स है, और अगर हमने इतनी क्लासेस ले ली तो तुम्हारा बायो तो बहुत ज्यादा रह जाएगा, राइट? तो इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेस इस वीक नहीं होगी। फिजिक्स की होगी, क्योंकि फिजिक्स का थोड़ा पीछे हो गया था, इस वजह से सिर्फ फिजिक्स की होगी, हम में से किसी की नहीं होगी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में, राइट? तो 18 से 23 का अपना टारगेट बस इतना ही है कि हम कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर ले। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस छोटा चैप्टर है, उसके सारे क्वेश्चन क्लास में लग जाएंगे, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्लियर सबको? हमारा टारगेट क्या है इस वीक का? यस मैम। मोस्ट प्रोबेबली 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपका ऑफ रहेगा। क्यों मैम? रेस्ट। बेटा न्यू ईयर वीक मैम आ गया ना, क्रिसमस ब्रेक्स होंगे या न्यू ईयर ब्रेक्स? एक तो क्योंकि कुछ बच्चों का प्री बोर्ड है, जैसे शुरू है, शुरू तो पढ़ ही रही होगी, है ना? बाकियों के स्कूल में छुट्टी है, विंटर वेकेशन है। तो विंटर वेकेशन में कुछ लोग होते हैं कि घूम आए, तुम कहीं नहीं जा रहे तो दूसरे लोग भी ना जाए। 31st से तो हाँ तो अरे, तो उसके आगे तुमको यहाँ नहीं मिलेगा ना विंटर वेकेशन, तुमको यहाँ इतना ही मिलेगा, ठीक है? नए साल पे विंटर वेकेशन नहीं आएगा। जनवरी बहुत क्रूशियल होता है, जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि अप्रैल में तो वैसे ही भोखलाए होते हो, मई में पेपर आ जाता है। तो आपको इस वीक में अगर मिलेगा तो वेकेशन मिलेगा। मेरी क्लास नहीं होगी फॉर श्योर, ये गारंटीड है, ठीक है? सो आपकी 25 से लेकर 31 तक की बायो की क्लास नहीं है। अब देखो 25 से 30 तक आपको मंडे टू सैटरडे दिख रहा है। यो मैम। अब 11th ग्रेड में सबसे पहले चैप्टर का नाम, एनसीईआरटी की इंडेक्स खोलो। लिविंग स्टेट, लिविंग लिविंग सिस्टम आप लिविंग वर्ल्ड। कर लिया आपने वो चैप्टर? टिक यस करो मैम। उस पे, टिक लगाओ, यो एक टिक लगाओ उस पे। नेक्स्ट चैप्टर का नाम बायोलॉजिकल Biological क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक बार तो करा है ना हमने, टिक लगाओ उस पे। थर्ड चैप्टर का नाम plant kingdom. प्लांट किंगडम। वो नहीं करा। फोर्थ एनिमल किंगडम। कर दिया ना, Kingdom. टिक लगाओ। यो मैम। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। यस मैम। तो दिसंबर आने से पहले हम 11th की फर्स्ट यूनिट को खत्म करना चाहते हैं। तो आपका क्या रहेगा, 25 से लेकर 30 दिसंबर तक आपको करना है प्लांट किंगडम। अब हमारा लेक्चर तो होगा नहीं, तो प्रीवियस ईयर का जो प्लांट किंगडम पढ़ाया था मैंने, मैं उसकी आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। तो आपने करना कुछ नहीं अलग से, सिर्फ जो क्लास का टाइमिंग होता है, आपकी एक क्लास होती है ना, बस एक क्लास के लिए एक क्लास उठा के देख लिया। वो उस जो लेक्चर्स है उसमें भी 1 वीक का चैलेंज ही था, तो 7 डेज में हमने उसको कंप्लीट किया था। आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे, आपका 6 दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है? तो 6 डेज में आपको प्लांट किंगडम कंप्लीट करके रखना है। डिटेल्ड लेक्चर है वो। अगर आपको और किसी के लेक्चर से पढ़ना तो यूट्यूब में वहां से पढ़ लो, प्रॉब्लम कोई नहीं है। सिंपल इतना फैक्ट है कि इस वीक में आपको प्लांट किंगडम खत्म करना है।
या तो हर रोज मैं आपको लेक्चर भेजूं, आप हर रोज उसमें से पढ़ लो, या फिर आप अपनी पसंद से कोई एक टीचर उठाओ और उस एक टीचर से एक चैप्टर पढ़ो। मेक श्योर एक टीचर से एक चैप्टर पढ़ना है, इधर उधर मत्था नहीं मारना है। इतनी बात क्लियर? यो मैम। हम जनवरी में आएंगे तब हम स्टार्ट करेंगे 1 वीक 1 यूनिट चैलेंज। 1 वीक 1 यूनिट चैलेंज क्या होता है कि हम कोई हफ्ता उठाते हैं, उसमें एक यूनिट उठाते हैं और उसको क्विकली रिवाइज करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ तब हो सकता है एक हफ्ते में एक यूनिट अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन करी है तो, लेकिन ये होती बहुत इफेक्टिव है। सब कुछ रिवाइज हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन लग जाते हैं और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट। तो हम लोगों ने क्या करना है, दिसंबर खत्म होने से पहले एक पूरी 11th की यूनिट कंप्लीट करके रखनी है। ठीक है जी, जिसमें प्लांट किंगडम आप लास्ट की वीक में करोगे, ओके। और इस वीक में आपको मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर करा दूंगी। क्लियर आप लोगों को? यो मैम। ठीक है जी, चलो अब आते हैं हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। छोटू सा चैप्टर है, छुटकू सा, अरे छुटकू मुटकू चैप्टर हो जाता है, ये आराम से पढ़ा भी जाता है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं, ठीक है, और इसके कॉन्सेप्ट्स इजी है वैसे, कुछ इतना ज्यादा टेंशन लेने का बात है नहीं इसमें, राइट। तो ट्राई करेंगे जल्दी चैप्टर खत्म हो ताकि हम ज्यादा क्वेश्चन लगाए। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका बिल्कुल, और एनसीईआरटी की थोड़ी सी रीडिंग करेंगे। विल ट्राई कि एनसीईआरटी को, क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर होता है तो पूरी तो नहीं पढ़ पाएंगे यार, लेकिन एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करा दूं मैं। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम आगे चलेंगे। स्टार्ट करें फिर। अगर आप क्वेश्चन पूछो तो एवरी ईयर इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओवरऑल यूनिट की वेटेज है 30 to 40 मार्क्स, लेकिन एवरी ईयर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो मैं लिख सकती हूँ कि 2 to 3 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो इससे फिक्स है, वॉल्यूम वाला जो पार्ट आता है ना वो हर बार आता है, वो तो फिक्स है। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि अब कुछ चैप्टर डिलीट हो गए तो हम अज्यूम करते हैं कि दूसरे चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए। सो आई थिंक 2 to 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं और ये आप आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है जी, तो मेरे को बताओ, बेसिक सी बात है, व्हाट इज ब्रीदिंग और व्हाट इज रेस्पिरेशन? फर्क है कुछ? भाई कोई फर्क है या सेम है? फर्क है। यस क्या फर्क है बेटा? स्पेलिंग का मत बोल दियो। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का पार्ट है, ये बात सही है। मैं ये बात लिख भी सकती हूँ, ब्रीदिंग इज, ये साथ साथ लिख लो, ये तुम्हारे वैसे प्री बोर्ड है, इज फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज करेक्ट। और कुछ? breathing is exchange and inhale of oxygen, whereas respiration is breakdown इनहेलेशन of एंड food by एक्सहेलेशन। O2. गुड, करेक्ट। ब्रीदिंग इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किसके बीच में? बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड Lungs. एटमॉस्फेयर एंड बॉडी। बॉडी कह सकते हैं हम सिंपली, है ना, क्योंकि हमारी नाक से भी तो एक्सचेंज हो रहा है, पूरा पैसेज है। तो ब्रीदिंग इज नथिंग बट जो सांस मैं अंदर ले रही हूँ और सांस जो मैं छोड़ रही हूँ, दैट इज ब्रीदिंग। ठीक है, उसको ब्रीदिंग कहते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन? Breakdown of food by the help of ब्रेकडाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ oxygen ऑक्सीजन। और क्यों ब्रेकडाउन कर रहे हैं हम? to form energy. गुड, शाबाश, वेरी गुड। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? इट इज द ब्रेकडाउन, सही बोला यार तुमने, गुड। ब्रेकडाउन ऑफ फूड, Chemical process involving breakdown of food. ब्रेकडाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ O2 Help of to To form form एनारोबिक energy. रेस्पिरेशन भी तो होती है। हाँ, क्या मना करा मैंने? फॉर्म ऑफ Types of respiration. ठीक है, तो ये हमारी होगी एरोबिक। अभी बनाएंगे हम कहाँ पे क्या हो रही है। और अगर मैं एनारोबिक बोल दूं तो एनारोबिक हम सब में होती है, कंपलसरी है, सबके अंदर हो रही है, तुम्हारे सेल्स में भी हो रही है, मेरे में भी हो रही है। दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक बना लेते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो रेस्पिरेशन का ब्रीदिंग है जो तुम गैसेस एक्सचेंज कर रहे हो एटमॉस्फेयर से अपने साथ। ठीक है, रेस्पिरेशन है जो तुम्हारे बॉडी के अंदर जाके होती है और सेल के लेवल पे होती है। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो जाती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, लेकिन सेल तक जाती है। तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन का बहुत माइनर सा फर्क है, इसको समझते हैं। अब जब आप खाना खाते हो, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसलिए तुमको थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो बताओ मुझे, जब खाना खाते हो तो सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? बक्कल कैविटी। Mouth. बकल कैविटी है ना, माउथ को साइंटिफिकली बकल कैविटी कहते हैं। गुड, सो दिस इज माय बकल कैविटी। बकल कैविटी से कहाँ जाता है?
Esophagus. Esophagus. इट्स इसोफेगस, ओसोफेगस नहीं बेटा। इसोफेगस से कहाँ जाता है? Stomach. Stomach. स्टमक। स्टमक से कहाँ जाता है? Small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है? large 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 intestine. Large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन। इसका साइज बड़ा होता है इसलिए उसको लार्ज बुलाते हैं डायमीटर के सेंस में। फिर कहाँ जाता है? Anus. Anus. नहीं, anus, पहले rectum में जाता है। Rectum. Rectum. यहाँ पे स्टोर होता है, उसके बाद जाता है आपका एनएस। करेक्ट, गुड, इतना सबको पता है। गुड, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। तो मुझे बताओ कि खाना एब्जॉर्ब कहाँ से होता है? आप खाना आपने खाया वो टूट गया, Small intestine. Small intestine. Small intestine. Villi structures. Finger lip collection. yes, तो फूड एंटर इनटू ब्लड। तो ब्लड में फूड एंटर होता है यहाँ से, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल दूं कार्बोहाइड्रेट था, तो कार्बोहाइड्रेट का कौन सा पार्ट ब्लड में एंटर कर रहा होगा? Glucose. ग्लूकोज, करेक्ट, राइट। तो इस पार्ट को मैं यहाँ बना लेती हूँ। तो मैं कह सकती हूँ कि फूड कहाँ एंटर करा? फूड लाइक फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एंटर इनटू ब्लड। ठीक है, इतना क्लियर सबको कि जब आपने खाना खाया तो उसका क्या हुआ? इतना समझ आया सबको? You. yes ma'am, जो बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा उसको पता चल रहा है ना, राइट। अब नेक्स्ट चीज सुनना, जब ब्लड में वो गया तो वो ब्लड में घूम के किसके पास एंटर करेगा? Cells के पास. हाँ, Cells. बिल्कुल। ये मेरा सेल है, ठीक है, और ये आपका ब्लड सर्कुलेशन है। तो सारे ब्लड सर्कुलेशन सेल्स के पास से जा रहे होते हैं, कैपिलरी नेटवर्क होता है। तो आपका जो छोटे छोटे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो सेल में एंटर कर गया। तो मैं इसको कह सकती हूँ ना, फूड एंटर सेल। ब्लड का काम भी यही था, उसको सेल में एंटर कराना था, फूड एंटर इनटू द सेल। अब वो सेल के अंदर एंटर करके क्या करेगा? ये मॉलिक्यूल अभी भी बड़े हैं। तो जो हमारा ग्लूकोज था 6 कार्बन की शुगर थी, You. Yes. 6 कार्बन की शुगर टूटेगी, ठीक है, और छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाएगी, 3 कार्बन की चेन बना देगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दिस इज नॉन एज ग्लाइकोलिसिस। कहाँ होती है? हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है साइड पे, सब में होती है, तुम्हारे मेरे बैक्टीरिया सबके सेल में हो रही है, ठीक है। अभी भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल बचा है ना फूड का, तो अब क्या होगा? ये कहाँ जाएगा एनर्जी फॉर्मेशन के लिए? व्हाट इज द Mitochondria. Mitochondria. यस, करेक्ट। तो ये मेरा माइटोकॉन्ड्रिया। फूड यहाँ गया, फूड यहाँ पे जाएगा विद द केमिकल प्रोसेसेस, ईटीसी होता है, हमने नहीं पढ़ना अभी। फूड चेंजेस इनटू, फूड की मदद से हम बना लेते हैं एटीपी। तो एंड में हुआ क्या? एटीपी फॉर्म, राइट, ठीक है जी। yo-yo, अब यहाँ पे कहीं पे भी ऑक्सीजन का रोल दिख रहा है तुमको? No, ma'am. अभी तक नहीं दिखा ना, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ आएगा। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, इसको खाने को तोड़ने के लिए अगर ये चाहता है कि खाना टूटे और उससे एटीपी की फॉर्मेशन हो उसकी मदद से, तो उस प्रोसेस के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए, ठीक है। सो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू मेक एनर्जी इन योर बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे जरूरत होती है। दैट मीन्स जो भी ऑक्सीजन मैं एटमॉस्फेयर से अपनी नाक में ले रही हूँ वो कहाँ तक पहुंचनी चाहिए? Mitochondria. mitochondria तक, माइटोकॉन्ड्रिया सेल है तो सेल तक पहुंच जानी चाहिए वो, राइट। तो सेल तक पहुंचाने का जरिया होता है हमारा ब्लड। इसलिए सारी गैस जो होती है ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में घूमती है। और ऑक्सीजन का यूज क्या है? फाइनल खाना, जो आप फाइनल खाने की मदद से जो एनर्जी बनेगी उसको बनाने में यूज है। क्लियर है ऑक्सीजन का यूज क्या है? Yeah, ma'am. ठीक है। सो दिस प्रोसेस, दिस इंटायर प्रोसेस, हम बोलते हैं ना ब्रेक डाउन ऑफ फूड, तो बहुत कंफ्यूजन है। ब्रेक डाउन कहाँ? डाइजेस्टिव सिस्टम में बोल रहा हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम में जनरली हम उसको कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो अलग एक प्रोसेस है। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड की अगर बात करें, अगर सेलुलर लेवल पे बोलूं तो ये प्रोसेस होगा ग्लाइकोलाइसिस और जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अगर मैं ओवरऑल ब्रेक डाउन बोल रही हूँ तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट हो गया था। तो ये सारा प्रोसेस इज रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग इज जस्ट वो मूवमेंट जब सांस अंदर ली थी या बाहर छोड़ी थी। क्लियर? ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में फर्क yo-yo, You. याद रखना। ग्लाइकोलाइसिस इज एनारोबिक, इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता। तो ये जो पॉइंट है ना, ये लिखवाया मैंने, ये आपको प्लांट के साथ कंपेयर होकर आ सकता है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन सीधा बन सकता है। ठीक है जी, डन। You. yo-yo ma'am, चलो भी आगे चलते हैं। ये चैप्टर खोलो, पेज खोलो। अब यहाँ पे एनसीईआरटी अपनी लाइन को ना 2 जगह कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहा है। पहले वो कह रहा है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही है, फिर आगे जाके खुद ही मुकर जाएगा, नहीं नहीं नहीं, एक नहीं है।
समझ रहे हो तुम? इसलिए गुलाब जामुन और रसगुल्ला एक ही है, फिर बाद में मुकर जाओ कि नहीं भाई एक तो नहीं था, तो आगे मुकरेगा ये। लेकिन जो लाइन एनसीईआरटी में लिखी है वो स्टेटमेंट बेस्ड आ सकती है। तो यहाँ देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से O2 ली है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर निकले, एंड CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल, हमारे सेल ने CO2 प्रोड्यूस करी, तो इसका जो एक्सचेंज हुआ है, बाहर से ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, दिस इज नोन एज ब्रीदिंग, जिसको कॉमनली रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को सेम ट्रीट कर रहे हैं। ये लाइन को अंडरलाइन कर लो और इसको लर्न करना, बिकॉज आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में सीधी लाइन आ सकती है और ये स्टेटमेंट आप सही लिख कर आओगे। ये होता है जब आप ज्यादा पढ़ लेते हो ना, तो हम पेपर को गलत करके आते हैं। ये क्वेश्चन वैसा है, जब आप ज्यादा पढ़ लोगे तो आप किसी स्टेटमेंट पढ़ के सोचोगे नहीं ये तो गलत बोल रहा है, हाँ बोल गलत रहा है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है तो यू विल से यस इट इज राइट। क्लियर? हो कि चले गए? यो मैम। कहाँ चला गया है यो? चलिए जरा फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यहाँ पर ये बात कर रहा है एनिमल किंगडम की, ठीक है जी। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन एनिमल किंगडम के कंपेयर करेगा, ये इतने कंपेयर नहीं कर पाएगा जितना हमने पढ़ा है इन एनिमल किंगडम। तो ये है आपका होमवर्क, मैं रीजन बताऊंगी इसका, पर उससे पहले मेरे को बताओ प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होती है? सेलुलर की बात नहीं कर रही, गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा स्टोमेटा। बस स्टोमेटा से होती है। क्यूटिकल रेस्पिरेशन। स्टोमेटा से मेनली होती है। और लेंटिसल सुनिए क्यूटिक। यस मैम। बेटा क्यूटिकल से होती है। नो Sure है? नो क्यूटिकल से नहीं होती, वो ट्रांसपिरेशन से बचाता है उल्टा। लेंटिसल्स क्या होते हैं? आपने कभी बार्क पे ऐसी लाइनें देखी है? यो ये मैम। छोटी छोटी लाइनें होती है ना, इससे गैसेस एक्सचेंज होता है। देखो प्लांट का वो सिंपल है, वो कहता है अपने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है, खुद देख लो, हम नहीं देखेंगे सबकी। तो पत्तों पे तो स्टोमेटा है, वो मस्त देख लेता है, बट अबाउट द बार्क, व्हाट अबाउट द रूट्स, ये सारी चीजों को गैसेस एक्सचेंज सबको चाहिए भाई, क्योंकि हमने अभी देखा ना माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनेगी, तो एनर्जी तो सबको चाहिए, राइट? तो ये अपनी अपनी रिक्वायरमेंट को खुद ही पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए आपको ये लाइनें दिखेंगी, एंड दीज आर नोन एज लेंटिसल्स। किसी भी पेड़ पे देख लेना, कोई भी जितना ओल्ड पेड़ है ज्यादा अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो गैसेस एक्सचेंज में ये यूज होता है इनका। अब रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम की, तो ये आपका होमवर्क होगा। होमवर्क करने का दो रीजन है, पहले तो इसी बहाने आपका एनिमल किंगडम रिवाइज हो जाएगा, तो आपको चार्ट बना के आना है, फिर मैं करवाऊंगी क्लास में, क्योंकि मेरे को विश्वास नहीं है कि तुम सही से बना के आओगे, ठीक है। तो चार्ट बनाना है आपको, बनाओगे कैसे? यहाँ आप लिखोगे फाइलम, अगर कोई स्पेसिफिक एनिमल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे आर्थ्रोपोडा में जाओगे तो 2-3 स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो यहाँ पे लिख देना एनिमल, इन केस कोई आता है तो, अदरवाइज उस कॉलम को छोड़ते चला, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये चार्ट बना के आना और हम एनिमल किंगडम का कंपेयर करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर इसको करने के दो रीजन है, एक तो चार्ट बना के आओगे, जब मैं बनाऊंगी तो तुम ज्यादा रिलेट कर पाओगे, नहीं तो हवा में बैठोगे आधे बच्चे की क्या बात हो रही है। एंड सेकेंडली इसी बहाने पूरा एनिमल किंगडम रिवाइज हो रहा है और बहुत अच्छा नोट्स बन रहे हैं इसके, ठीक है। क्लियर है सबको? यो मैम। जिसका तो कल पेपर है उसका तो मैं समझ सकती हूँ कि उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन जिसका कल पेपर नहीं है वो आज क्लास के बाद कर लेना, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास नहीं है तुम्हारी, राइट? यो मैम। और एनिमल किंगडम तुम पढ़ चुके हो तो तुम कर लोगे, तुम्हें कोई बड़ी बात है नहीं। चलो आगे चले। अब तो छोटू सा देखो, ये जो मैं कराने वाली हूँ ना, ये तुमको सीधा तो नहीं पूछेगा, तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन वो तुमसे पैसेज ऑफ फेयर पूछ सकता है, और पैसेज ऑफ फेयर में ये चीज तुमको तंग कर सकती है। वैसे तो वोकैबुलरी अगर मैं कोई हेल्प बुक उठाऊं तो बहुत तरीके की आती है, मैं तुमको नीट के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ जो नीट पूछता है, ठीक है। इससे ज्यादा भी वोकैबुलरी एग्जिस्ट करती है। तो क्या मस्त शेप बन गया है। ये साइड व्यू है जैसे कि आप देख सकते हो, भैया को बोलते सामने देखो, ठीक। तो नोज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो छोटे छोटे छेद होते हैं उन्हें क्या बुलाते हैं? नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। एक्सटर्नल, इंटरनल मत लिख देना, इंटरनल भी स्पेस बनती है यहाँ पे, पर इसको एक्सटर्नल लिखना है, ठीक है जी। यहाँ से अब कैविटी बनेगी, बना लेते हैं। दिस इज नॉन एज नेजल चैम्बर। नेसल कैविटी। नेजल चेम्बर, जो कैविटी भी बोल देते हैं, ऐसी बात नहीं है, सही बोल रहे हो भी, ठीक है। अब नीचे जो ये रीजन है यहाँ पे क्या बन रहा है? दिस इज अ बकरी कैविटी।
oral cavity, हाँ, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी है ना, यहाँ पे खाना जाता है। तो अब देख रहे हो कि पीछे जाके ये दोनों बावले एक ही जगह खुल गए, खुले। Yeah, ma'am. तो ये जो रीजन है जहां पर आपकी नेजल चेम्बर और बक्कल कैविटी दोनों खुल रहे हैं, दिस रीजन इज नोन एज फेरिंक्स या लैरिंक्स। Thanks. pharynx, लैरिंक्स है ना, कंफ्यूजन होगी तो याद रखने का, लैरिंक्स से ला 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 गाना, वो गाने से रिलेटेड है, तो वो आपका विंड पाइप पे आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो फेरिंक्स इज व्हाट, कॉमन पैसेज फॉर Food and Food Yeah. pipe and windpipe. कॉमन पैसेज फॉर क्या बोल गए, Nasal chamber. food and air. cavity. फूड एंड Food एयर। pipe and windpipe. इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर किसे, चलो इस पे हाथ लगते बताओ कैसा फील हो रहा मजे है, मजा आ रहा है क्या? अबे ओ कैसा फील हो रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट है या हार्ड हार्ड है या क्या है? मैम hard. हार्ड है ना, सॉफ्ट है हार्ड है। अच्छा नोज को यहाँ पे टच करना, ये सॉफ्ट है हार्ड है, टिप पे। Soft. Hard. और ये वाला रीजन Hard. hard, हार्ड है। तो अब इसको टच करके बताओ, टिप जैसा था, टिप जैसा था। yo-yo ma'am, Yo-yo. Yes, ma'am. दिस इज अ कार्टिलेज, सो दिस इज आल्सो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, यहाँ पे कुछ कार्टिलेजिनस है, ठीक है जी। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो आपके यहाँ से दो पैसेज निकल जाएंगे, मैं दो पाइप्स बना रही हूँ नीचे। इतने डायग्राम क्लियर है सबको? Yo-yo. yo-yo ma'am, ठीक है, अब मैं दो पैसेज यहाँ पे बना रही हूँ, थोड़ा बड़ा करके बना रही हूँ। एक पैसेज मेरा आगे चला गया जिसको तुम छू पा रहे हो, ये राजकुमारी आई है ना क्लास में, राजकुमारी आई है, आवाज तो आई थी मुझे उसकी। तो जिसको तुम छू पा रहे हो, ये आगे वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं एयर कैविटी या फिर ट्रैकिया, विंड पाइप। तुम कहते हैं ना कि इसको ज्यादा दबाना नहीं चाहिए, अगर ये कोलैप्स होगी तो इमीडिएट डेथ हो जाएगी किसी इंसान की, तो मजाक में भी इसको होल्ड नहीं करना चाहिए, ये बहुत खतरनाक स्ट्रक्चर है, डेलिकेट स्ट्रक्चर है, इससे फेटेलिटी है, अगर ये रप्चर होगी तो उसी टाइम डेथ है, इसमें कोई बचा नहीं सकता, ठीक है, इमीडिएट डेथ है। तो इसलिए इसको छेड़ना नहीं चाहिए। तो कभी तुमने देखा होगा घर पे लड़ाई झगड़ा भी हो तो घर वाले बोलते हैं गले से नहीं पकड़ना, सुना है Yo-yo ma'am. ना? हर जब भी तुम करते हो ये लड़ाई वाली, मत पकड़ा करो, लग जाएगी, ठीक है। तो ये चली गई आपकी एयर कैविटी, पीछे आपकी जा रही इसोफेगस, ये रही इसोफेगस। इसोफेगस सॉफ्ट होती है या हार्ड हार्ड होती है? Soft. तो Soft. एग्जैक्टली अपने गर्दन में पीछे हाथ लगा, अगर यहाँ विंड पाइप थी तो इसकी एग्जैक्टली पीछे हाथ लगा, ये पीछे सॉफ्ट सॉफ्ट है हार्ड हार्ड है? Hard. Backbone Hard है है। शायद. हाँ हेड है ना, तो यानी कि इसोफेगस तो नहीं है, क्योंकि इसोफेगस हाँ। के से भी एक चीज लगी हुई है जिसको हम बोलते हैं बैकबोन, Spinal. राइट। तो बैकबोन के बीच में इसोफेगस, अपने को इसोफेगस पढ़नी नहीं, बैकबोन हमको आगे जाके हड्डियों में पढ़नी है, हमें फोकस करना है एयर कैविटी, दैट इज ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया पे फोकस करें। Yo-yo. अब जो तुम खाना खा रहे हो, हवा तो ठीक है, लेकिन जो तुम खाना खा रहे हो उसको कैसे पता कौन से रास्ते पे जाना है, वो तो गलत रास्ते पे जा सकती है ना। तो उसको गलत रास्ते पे जाने पे रोकने के लिए यहाँ पर लगा होता है एक फ्लैप, क्या लगा होता है? Flap. दिस फ्लैप इज नोन एज Epiglottis. एपिग्लॉटिस, राइट। एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, समझ में आ रही तो एपिग्लॉटिस। काफी बच्चों को आता भी होगा, ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग उसको ऐसे ही करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन कराने जाती हूँ 4 मार्क का, इसलिए। तो दिस इज नोन एज एपिग्लॉटिस। कुछ नहीं होता है, छोटा सा कार्टिलेजिनस फ्लैप। तो सब कुछ ना नोज से रिलेटेड कार्टिलेजिनस याद रखता है, ठीक है। कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो क्या करता है, कवर करता है विंड पाइप को। तो विंड पाइप जो खुलती है उस पॉइंट पर, इस पॉइंट को, इस एरिया को हम बुलाते हैं स्पेशल एरिया होता है। यहाँ पे ना आपकी बोन लगी होती है इस तरीके से, 2 बोन्स लगी होती है आपकी, जिसको हम बोलते हैं साउंड, आपने कभी सुना होगा वोकल कॉर्ड्स आपकी। तो वोकल कॉर्ड्स होती है यहाँ पे जो अटैच होती है, हवा इसमें से जाती है, वाइब्रेट होती है अपनी जगह पे। जब ये वाइब्रेट होती है तो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करती है। अभी मैं बोल रही हूँ ना तो मेरी वोकल कॉर्ड मूव कर रही है, यानी कि एपिग्लॉटिस खुला होगा या बंद? खुला होगा. खुला होगा। एपिग्लॉटिस खुलेगा, जैसे मेरी ट्रैकिया है, ये एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस खुलेगा, हवा अंदर जाएगी, और एग्जैक्टली यहीं पर मेरी क्या लगी है, वोकल कॉर्ड्स, ऐसे। तो 2 वोकल कॉर्ड्स लगे, वो वाइब्रेट होंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और जब मैं खाना खाऊंगी तो एपिग्लॉटिस बंद हो जाएगा,
और खाना पीछे से ईसोफेगस में चला जाएगा। समझ आई? ये मैम ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर बना लिया आपने मैंने। तो ये जो रीजन है दिस इज नोन एज लैरिंग्स, ला 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 लैरिंग्स। सो लैरिंग्स इज व्हाट? इट इज अ रीजन जहां पर आपके वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको साउंड बॉक्स भी बुलाते हैं। ठीक है, और एपिग्लोटिस के बारे में हम दो चीजें याद रख सकते हैं। क्लोज, कब होता है ये क्लोज? व्हेन वी स्वेलो फूड। मैं खाना खा रही हूँ, अभी मैं चबा रही हूँ, ठीक है, जब मैं चबा रही हूँ तब ये मस्क खुला है। क्यों? जब मैं चबा रही हूँ मैं सांस ले रही हूँ, ये मैम सांस तो ले रही हूँ ना। तो जब भी तुम सांस ले रहे हो एपिग्लोटिस तो खुलेगा ना, हवा इसी से पास होती है लंग्स के थ्रू, ठीक है, तो ये खुला है। लेकिन जैसे मैं स्वेलो करूंगी, स्वेलो का मतलब होता है जब आप ऐसे करते हो ना, खाना अंदर लेते हो, दैट इज स्वेलो। तो जब आप उसको स्वेलो कर लोगे अंदर, उस मूवमेंट पे एपिग्लोटिस बंद होता है कि खाना इसमें ना चला जाए। ठीक है, सो इट इज क्लोज व्हेन यू स्वेलो फूड, नो ना कि चू। ठीक है, और ये ओपन कब होता है? ओपन रहता है फॉर ब्रीदिंग, ओपन ही रहता है, बस ये क्लोज होता है जब आप खाना अंदर ले रहे हो। क्लियर? या फिर पानी पी रहे हो। क्लियर? अभी समझ आया? यो मैम। ये तो मैम बताओ कुछ ऐसा हुआ है किसी के साथ, जैसे चाट मस्त चाट वाट खा रहे हैं, कुछ खा रहे हो और सडनली खांसी लगी पागलों वाली ये मैम यो मैम। वो क्या होता है? तो शुक्र मनाओ वो खांसी लगती है, दैट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म। अब तुम सोचो जो विंड पाइप है उसने अंदर जाकर लंग्स में खुलना है, लंग्स के आगे तो कोई पाइप नहीं है। तो अगर वो जो चाट तुम खा रहे थे और वो तुम्हारी विंड पाइप में चला जाता और तुम्हारे लंग्स में चला जाता, तो वहां तो दिक्कत हो जाती ना, वो तो बाहर निकल नहीं पाता, इन्फेक्शन हो जाता। तो क्या होता है कि अगर गलती से खाना खाते हो या बात करते हो, पानी पी रहे हो, और वो गलती से विंड पाइप की तरफ चला जाए एपिग्लोटिस की जगह, तो आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है कि आपको खांसी कराता है। सारी ये जो पाइप्स होती है ऐसे कोलैप्स करेगी, जोर से ऐसे करेगी मूवमेंट। तो जोर से जब मूवमेंट करती है वो इसलिए होता है ताकि आपके बाहर जो भी आपके अंदर गया वो एकदम से बाहर निकल जाए विंड पाइप से। ठीक है, तो वो जो एकदम से सडन खांसी होती है वो इसलिए होती है एपिग्लोटिस की मूवमेंट थोड़ी ऊपर नीचे होगी, वो खुला था और तुमने दबरन पानी भर दिया उसके अंदर, तो फिर वो इसलिए खांसता है कि पानी अंदर ना चला जाए। तो वो खांसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब इतनी खांसी आ रही होती है ना तो पानी मत पिया करो, थोड़ी रुक जाया करो। मैं देखा बहुत खतरनाक खांसी होती है, लोग पानी पीने लग जाते हैं, पानी नहीं पीना होता, रुकना होता है। ये सबको ये मैम है ना, पानी से ही तो बच रहे थे हम, डाल दो तुम, राइट। तो वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। चलो इतना डन, आगे चलो। Yes, ma'am. चलो देखो, ये जो है ना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पेज निकाल लिया आपने? कौन सा पेज नंबर है? 269। अब यहाँ जितना है ना वो हम यहाँ लिखेंगे पैसेज, उसके बीच में चीजों को ऐड कर लेंगे अपनी नॉलेज से। तो देखो ये आपसे एक इस पूरे पार्ट से एक क्वेश्चन पूरा बनता है, तो एंड में वो क्वेश्चन खत्म होगा जब ये टॉपिक पूरा खत्म होगा। सो वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, इसलिए मैंने एक्सटर्नल वर्ड लिखवाया था। ठीक है, तो सबसे पहले एयर एंटर हुई एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। ठीक है जी, उसके बाद अपर लिप्स के ऊपर होता है, इतना तो तुमको पता है। ये चली गई किसके पास? नेजल चेम्बर के पास। नेजल चेम्बर से कहाँ जाएगी? ओरल कैविटी। बेटा ओरल कैविटी में खाना जाता है, मैंने बस बताया कि Pharynx। हाँ फेरिंग्स में जाएगी, ओरल कैविटी में नहीं जाएगी। ठीक है, एंड फेरिंग्स इज व्हाट, देखो एनसीईआरटी ने लिखा है, तो ये क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिलेगा। अ पोर्शन, फेरिंग्स वो वाला पोर्शन है जिसमें फूड और एयर का वो कॉमन पैसेज है, ये लिखा था ना हमने, ये एनसीईआरटी ने पूछा भी है, 4 मार्क का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। ठीक है, फेरिंग्स ओपन इनटू ट्रैकिया थ्रू लैरिंग्स, ये लिखा, तो ध्यान से पढ़ना। तो फेरिंग्स किसमें जाके खुलेगा? लैरिंग्स। और लैरिंग्स आगे जाके किसमें खुलेगा? ट्रेकिया। ट्रैकिया। क्लियर? लैरिंग्स को ये अपन बुलाते हैं साउंड बॉक्स, लिख लेते हैं। तो देखो अब एक और बात बोलिए, लैरिंग्स इज कार्टिलेजिनस बॉक्स जिसकी मदद से साउंड प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। तो लैरिंग्स साउंड बॉक्स भी है और कार्टिलेजिनस भी है। मैंने बोला कार्टिलेजिनस ही बातें चलेंगी यहाँ पे, तो यही करनी है। ड्यूरिंग स्वेलिंग जब हम लोग खाना अंदर इंगल्फ करते हैं, ग्लॉटिस जो होता है वो कवर होता है थ्रू इलास्टिक सी कार्टिलेज जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ताकि फूड इसमें घुस ना पाए। ये बात हमने कर ली थी। अब हम बात करते हैं ट्रेकिया पे, तो ट्रेकिया को डिस्कस कर ले थोड़ा सा। पापा फ्रंट व्यू बुलाएंगे, ठीक है, भाई सबको सामने बिठाएंगे, सामने बैठो, सामने बैठ के आमने सामने बात होगी। तुम्हारे पीठ पीछे चुगली कर रहे थे, इधर आओ, ये रही हमारी ट्रेकिया। ठीक है जी,
ट्रैकिया क्या है? अभी ट्रैकिया एक पाइप है, अपने पास लंग्स कितने हैं? 2 2 पेयर है ना, तो ये तो लोचा हो गया। ये दो पेयर लंग्स है, अपने पास ट्रैकिया है क्या? तो ट्रैकिया कहते हैं टूट जाएंगे हम दो में, ठीक है, दो हिस्सों में टूट जाएंगे। और हम क्या कर जाएंगे, जब हम टूटेंगे तो हम उसको एक वर्ड दे देंगे कंसीडर, ठीक है। तो जहां पर वो टूटे उस पोर्शन को हम बोलेंगे दो हिस्सों में डिवाइड हुए ना, तो बाई मतलब 2 है ना, फर्केट मतलब डिवाइड, separate हाँ डिवाइड हो गए, सेपरेट हो गए, राइट। तो ट्रैकिया बाइफर्केट हो जाता है दो लोब्स में, ये बात समझ आई? yes ma'am ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ट्रैकिया बाइफर्केट। छोटे छोटे वर्ड है, लेकिन छोटे छोटे वर्ड से तो चल रहा है ना काम, बायोसी में चल रही है। ट्रैकिया बाइफर्केट हो गए और एंटर कर जाते हैं दोनों लंग्स में। अपन लंग्स बना लेते हैं, लाल कलर के बनाएंगे वो जिसको लंग्स ना पसंद आए वो अपना डायग्राम खुद बनाए, अपनी क्लास में इतना ही बनेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना अच्छा बनाया है, यकीन नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है लंग्स में स्वेलिंग आ रखी है। चलो कोई बात नहीं, बाइफर्केट करके। अब क्वेश्चन ये कि जब यहाँ पे लंग्स चल रहे थे तो पीछे बैकबोन चल रही थी पैरेलल। यो मैम। ये बड़े मजे से तुमसे ऐसे पूछ लेंगे, अच्छा ये बताओ कि वो तो पीछे वाली हड्डी है वो कौन से नंबर की हड्डी पे आगे बाइफर्केशन हुई है? जहां पर ये ट्रैकिया दो में डिवाइड होकर लंग्स में एंटर हो गया, तो बताओ एग्जैक्टली उस पॉइंट पे पीछे कौन सी हड्डी थी? तो कैसे सवाल पूछते हैं, बट नॉनसेंस, लेकिन पूछते हैं। तो देखो, जो ये रीजन है जिसमें तुम्हारी पूरी चेस्ट है, वो वाला रीजन होता है थोरेसिक। तो इतना तो पता है कि पीछे थोरेसिक बोन होगी। अब वो पूछ रहे नंबर बताओ, तो कह रहे पीछे वाली कौन सी हड्डी होगी। अब ऐसे क्वेश्चन सुनने का मन करता है ना, मुक्का मार दो, यो एक मैम। बार तो करता है। तो मुक्का मारने के लिए कितनी उंगलियां इन्वॉल्व होगी तुम्हारी? 5 5 ना, हाँ ये ढंग से मुक्का मारेगी। पिछली क्लास में मैंने पूछा था, वो कहती 4, पता नहीं कौन सा मुक्का मार रही थी वो। 5 उंगलियां इन्वॉल्व होगी ना, तो उससे याद रखना कि पीछे थोरेसिक वाली 5वीं बोन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछने के बाद जब मैंने तुमसे पूछा, तुम्हारा मन करा ना स्क्रीन पे मुक्का मार, मुझे तो नहीं करा होगा, आई होप। तो ऐसे याद रख लेना है कि थोरेसिक बोन है 5 नंबर, राइट। तो उस पॉइंट पे बाइफर्केशन होती है, तो बाइफर्केट होती है ऐसे T5 पे। T स्टैंड्स फॉर थोरेसिक बोन, thoracic bone thoracic ठीक है। तो यहाँ पर थोरेसिक बोन जो 5th नंबर की है, वहां पर क्या हो जाती है हमारी ट्रैकिया बाइफर्केट। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर? यो मैम। अब हम आगे चलते हैं। तो ये जो बाइफर्केशन हुई, छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन के नाम बदल देते हैं, है ना, पहचान बदल दी इनकी हमने। इनका नाम है ब्रोंकी, ठीक है। अब ब्रोंकी ये कहती है आगे जाके और छोटू छोटू पार्ट में डिवाइड होंगे, क्योंकि पूरे लंग्स में फैलना चाहते हैं। तो मैं एक ही जगह पे इसको तोड़ना स्टार्ट करूंगी, ठीक है जी। एक ही बच्चे की क्लास में हड्डियां तोड़ दो तो सारे बच्चे चुप हो जाते हैं ना, बस इसको भी अपन एक ही तरह तोड़ेंगे। अभी हर डायरेक्शन में जा रही है, तो बाइफर्केशन वर्ड खबरदार यहाँ यूज किया, तो हर डायरेक्शन में जा रही है, राइट। तो ये वाली ब्रोंकी का नाम बदलना पड़ेगा हमें, इसको अपन बुलाएंगे, वो भी ब्रोंकी ये भी ब्रोंकी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपन क्या कहेंगे, पहली वाली को कह देते हैं प्राइमरी ब्रोंकी, इसको हम कहेंगे फिर secondary bone सेकेंडरी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सेकेंडरी ब्रोंकी तो हम कह रहे हैं अभी और तोड़ो, इसको और पतला कर दिया हमने। tertiary शाबाश, टर्शरी ब्रोंकी, तो दिस इज अ टर्शरी। quaternary ओए नहीं ओए, प्रोटीन का स्ट्रक्चर थोड़ी आगे चलता चला जाएगा, है। टर्शरी ब्रोंकी देख के बता सकते हो कि तीनों में फर्क क्या है, चारों में, ट्रैकिया, ब्रोंकी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, yes मैम। क्या फर्क है बेटा? मैम साइज का। size में small है हाँ, साइज इन टर्म्स ऑफ डायामीटर, राइट, डायामीटर का फर्क हो गया। इतनी बात क्लियर? यो मैम। यो ये बात मैं लिख भी सकती हूँ कि मैं ट्रैकिया से अगर स्टार्ट करूँ तो यहाँ से ट्रैकिया लिख लूँ, ये डायग्राम ऐसे अभी और आगे जाएगा। तो ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकी, फिर ब्रोंकस भी लिखा हो सकता है, secondary सेकेंडरी ब्रोंकी, फिर tertiary tertiary राइट। और जैसे ही हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें एक बात बहुत अच्छे से क्लियर है, जो क्वेश्चन बन सकता है अगर आया तो स्टेटमेंट बेस पे, इंडिविजुअली 4 मार्क का क्वेश्चन तो नहीं होल्ड करता ये मार्क्स, कि डायामीटर डिक्रीजेस,
राइट? UAM मैम मैम यही वाला इस पिक्चर में देखते हैं, कौन से पेज नंबर पे पिक्चर? 269 269। एपिग्लोटिस कैसा होता है ये? बोनी, कार्टिलेजिनस? Cartilage. cartilage Tissue. थिक और थिन? कार्टिलेज thin थिन। Thick. ये छोटी छोटी लाइनों से थोड़ा फर्क पड़ जाता है। कार्टिलेजिनस होता है, इतना थिक नहीं होता है, लगता है थिन। एपिग्लोटिस, उसके नीचे लैरिंक्स, लैरिंक्स इज आल्सो नोन एज sound box साउंड बॉक्स Voice box. हाँ भैया वॉइस। फिर आ गया ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर क्या हुई है? बाइफर्केशन ना। तो इस पर आप लिख दो T5 पे आपकी हुई है बाइफर्केशन। डायग्राम देख के याद रह जाएगा ना। अब ये डायग्राम जब मैं देख रही हूँ, मैम जब भी आप ह्यूमन फिजियोलॉजी करोगे, सारे डायग्राम्स में याद रखना कि जो आप देख रहे हो ना, वही साइड वो है। मतलब कि मेरी लेफ्ट साइड ये दिख रही हो, ये मेरी क्या दिख रही होगी? लेफ्ट साइड। और ये मेरी दिख रही होगी राइट साइड, है ना? अब ये मैं हाथ के रिस्पेक्ट में बोलूँ तो ऐसे दिख रहा है आपको भी? योयो Yes, मैम ma'am. योयो मैम ह्यूमन फिजियोलॉजी में डायग्राम ऐसे नहीं बनते। वो आपको या तो इंसान सामने की तरफ से दिखा रहे हैं, पीछे। सो दिस इज अ वेंट्रल व्यू। वेंट्रल व्यू मतलब फ्रंट व्यू है किसी का। तो अगर ये फ्रंट व्यू है किसी का, कोई आपके सामने खड़ा है, तो ये साइड होगी आपकी लेफ्ट और ये साइड होगी आपकी राइट। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ फंस जाएंगे, तो ये लिख लो। ओके, दिस इज राइट लंग, दिस इज लेफ्ट लंग। राइट लंग क्या होता है? थोड़ा बिग होता है। लेफ्ट लंग थोड़ा सा स्मॉल होता है। क्योंकि राइट लंग की साइड आपको क्या मिलती है? कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच आपको यहाँ मिलती है, वहां पर कार्डियक नॉच एब्सेंट होती है। कार्डियक नॉच एब्सेंट। बड़ी सी कार्डियक नॉच, अगर आप ये लंग्स देखोगे तो यहाँ पर आपको एक स्पेस मिलती है जहां पर आपका हार्ट बैठा होता है। ठीक है, तो इसको बुलाते हैं हम कार्डियक नॉच। ठीक है, टेबल कर लो। क्लियर? UAM योयो मैम तो हमारा जो लंग का डायग्राम था, आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए यहाँ से, है ना? अब बनाते हैं हम ये। दिल को भी तो प्रोटेक्शन चाहिए ना थोड़ी सी। यही होता है वो। ऑर्गन हम पढ़ते हैं किताबों में, इतने दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, बहुत पास होते हैं। यहाँ पर आपका दिल पड़ा होता है। ठीक है जी। योयो मैम दोनों लंग्स के बीच में स्पेस दिख रही है? UAM योयो मैम दिस स्पेस इज नॉन एज, लिख देती हूँ, स्पेस इज नॉन एज मीडियस्टेनम। सारी खाली स्पेस मीडियस्टेनम कहलाती है, विच इज अ स्पेस बिटवीन टू लंग्स। दो लंग्स के बीच में स्पेस बोली है मैंने। लंग्स की बाहर और अंदर वाली लेयर के बीच की बात नहीं कर रही, दो लंग्स के बीच की स्पेस बोल रही हूँ। क्लियर? UAM योयो मैम ठीक है। अभी हम लोग पाइपों पे चल रहे थे, पाइपों पे दोबारा जाए। योयो मैम हाँ बेटा, बोल डाउट। जब lungs हाँ बोलो, बोल बोल बोल। जब हम ब्रीथ करते हैं तो लंग्स एक्सपेंड करते हैं ना, तो हार्ट की वर्किंग पे कोई इफेक्ट होता है उनका? नहीं 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 नहीं, फिजिकल कोई इफेक्ट नहीं आता ऐसा, उसका अपना चल रहा है। ठीक है। मैं आपने थोड़ा लेफ्ट में बनाया ना हार्ट, तो उससे लग रहा था। नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट में बस उसकी जो है ना, लंग के अंदर नहीं है, लंग के बाहर है, लंग अंदर है, तो उसकी वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस इसके ऊपर रिब का केज आ जाता है तो थोड़ी मदद हो जाती है, प्रोटेक्टेड रहता है। हर्ट हर्ट स्पेशल स्ट्रक्चर है ना, तो प्रोटेक्शन के लिए बना है वो वहाँ पे। लेफ्ट लंग की शेप चेंज होती है, वो वैसी रहती है जैसे राइट की है? नहीं, ये है ना नॉच है ना, तो यहाँ पे स्पेस का फर्क है ना, इसलिए तो मैंने कहा था कि लेफ्ट वाला जो होता है वो स्मॉल होता है। यस मैम। स्मॉल है ना सर? हाँ, उसका फर्क तो पड़ेगा ना बेटा, ये स्मॉल है, देख सकते हो ना तुम कंपैरेटिव। ओके, क्लियर? ऑल राइट, ज्यादा तो इसमें बचा नहीं। ओके, तो 2 मिनट है। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, लेट्स सी तुम कर पाते हो। वैसे तो हमने इतना कुछ पढ़ा नहीं है, ट्राई करके देखते हैं। मजेदार बात है, मजा आएगा तुमको। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो।
ओके, क्या पूछ रहा है? लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स। सैक मतलब बोरी। तो लंग क्या होते हैं? हवा से भरी हुई बोरियां, ठीक है, जिनमें बहुत सारे एल्विलाई है। तो वो छोटी छोटी बोरी के पैकेट है जिनको एल्विलाई कहते हैं। कुछ नहीं है, लंग्स बहुत बड़ी सी बोरी है, उसके अंदर जो एयर भरी होती है, जो छोटे छोटे एरिया में एयर भरी है उसको एल्विलाई कहते हैं। कह रहे लंग्स कभी कोलैप्स नहीं होते। तो क्यों कोलैप्स नहीं होते? तो देखो, अगर हम बैलून की बात करते हैं, बैलून कभी देखा बिना फुलाए वो कैसा दिखता है शेप में? ऐसा सा होता है। लेकिन अगर मैं इसको फुला दूं तो बढ़िया सा हो जाएगा ना, पूरी शेप आ जाएगी। ऐसी होता है, Yo-yo, होता ma'am. ही है। Yo-yo, ma'am. तो जब तुम मदर की वूम में थे, इंक्लूडिंग मी, जब हम मदर की वूम में थे तो हमारे लंग्स वर्किंग नहीं थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो गैसेस एक्सचेंज था वो एम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा के बीच में ही हो रहा था। जब मम्मी से ऑक्सीजन मिल रही थी तो हम क्यों सांस लेंगे? गैस एक्सचेंज हम कर ही नहीं सकते ना, एयर के कांटेक्ट में तो है नहीं। तो लंग्स तब काम नहीं करते, बन जाते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलते हैं? रोना जरूरी है उसका। Yo-yo, Yo-yo, ma'am. ma'am. अब रोना की जरूरी है, क्यों? पूरी दुनिया को जगाना है। रोना इसलिए जरूरी है कि जब जैसे ही बच्चा बाहर पैदा होता है ना, उसके लंग ऐसे होते हैं जैसे ये बैलून है, उसके लंग भर जाते हैं हवा से। देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर जो उसके अंदर हमेशा रहती है। तो जो एयर सबसे पहले अंदर भरती है दैट इज नोन एज रेजिड्यूल वॉल्यूम। ये जो रेजिड्यूल वॉल्यूम है, इसका काम क्या है? ये एक तरह से लंग को शेप देती है, ठीक है। तो लंग को जो शेप मिलती है ना भरी हुई सी, वो इसकी वजह से मिली थी सबसे पहले। ये रेजिड्यूल वॉल्यूम रेस्पिरेशन में काम नहीं कर रही। तो ये जो आप ब्रीदिंग कर रहे हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हो, इस पर रोल नहीं प्ले कर रही। ये लंग्स को वो स्ट्रक्चर बनाए रखती है। क्योंकि अगर लंग ऐसे कोलैप्स हो गए तो दिक्कत है। अब बताओ, चलते चलते अच्छा लगेगा कि तुम पूरे अंदर ऐसे सिकुड़ जाओ फिर उठ जाओ? ऐसे तो वर्किंग हो नहीं पाएगी बॉडी की। तो जो हमेशा आपके लंग्स में रहते हैं, जब आप पैदा हुए थे तब आपके लंग्स में भरे गए हैं, और जब हमारी डेथ हो जाएगी तब वो हमसे बाहर निकलेंगे, तब तक पूरी जिंदगी रहेंगे। तो वो जो वॉल्यूम होती है ना एयर की, जो आपकी लंग्स में पूरी जिंदगी रहती है, दैट इज नॉन एज रेजिड्यूल वॉल्यूम। आप जितनी मर्जी फोर्सफुल सांस अंदर खींच लो या फोर्सफुली सांस बाहर निकाल दो, रेजिड्यूल वॉल्यूम कभी बाहर नहीं निकलते, वो हमेशा अंदर ही रहती है। क्लियर? Yes, ma'am. Yo-yo, Yes, ma'am. ma'am. आंसर था डी। Yes, ma'am. इसलिए बच्चों का रोना जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम जाके अपने भाई बहनों को कूटो, ये सिर्फ पैदा होने की बात थी। अब तुम्हारे